वजीर एक्स की वापसी की संभावनाओं पर आज बात करते हैं। स्वागत है आप सबका। 26 अगस्त के बाद से ना इस मामले में कई अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। जी, और हमें एक ताज़ा रिपोर्ट मिली है जिसमें ये सारे अपडेट्स हैं। तो आज हम इसी रिपोर्ट को थोड़ा खोल कर देखेंगे, समझेंगे कि ये सब मतलब क्रेडिटर्स का वोट, कोर्ट की बातें, ये सब वजीर एक्स के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट जो मुझे लगता है काफी चौंकाने वाला भी है, क्रेडिटर्स की वोटिंग का। रिपोर्ट बता रही है कि वजीर एक्स ने एक नया प्लान, एक संशोधित पुनर्गठन योजना पेश की। जी हाँ। और उस पर क्रेडिटर्स से दोबारा वोट करवाया गया। हाँ, और जो नतीजा आया है वो काफी ध्यान खींचने वाला है। रिपोर्ट के हिसाब से करीब 95% से ज्यादा क्रेडिटर्स ने इस नए प्लान के हक में वोट दिया है। 95% से ज्यादा? जी, ये बहुत बड़ा बहुमत है, खासकर ऐसी स्थिति में। हाँ, ये तो जबरदस्त आंकड़ा है। लेकिन इसका मतलब क्या समझें? क्या ये वाकई दिखाता है कि उम्मीदें बढ़ गई हैं वापसी की, या ये सिर्फ क्रेडिटर्स की मजबूरी है? नहीं, ये सवाल बहुत सही है। देखिए, पहली नजर में तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। किसी भी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में क्रेडिटर्स का साथ होना वो रीढ़ की हड्डी जैसा होता है। बिल्कुल। और 95% का मतलब है कि भाई ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि शायद यही प्लान उनके पैसे वापस दिलाने का बेस्ट तरीका है, या शायद एकमात्र तरीका। पर हाँ, आपकी बात भी सही है। हो सकता है ये पूरी तरह भरोसे वाली बात ना हो। शायद क्रेडिटर्स को लग रहा हो कि यार अगर इसको मना किया तो पता नहीं कुछ मिलेगा भी या नहीं, तो एक तरह से बेटर ऑफ टू इविल्स जैसा। अच्छा। लेकिन फिर भी ये फैक्ट कि एक संशोधित प्लान को इतना सपोर्ट मिला, ये जरूर दिखाता है कि पिछले प्लान्स के मुकाबले इसमें कुछ तो बेहतर लगा होगा उन्हें। हाँ, वो क्या बदलाव हो सकते हैं? मतलब आम तौर पर ऐसे नए प्लान्स में क्या होता है जिससे क्रेडिटर्स मान जाते हैं? रिपोर्ट में कुछ है इसके बारे में? रिपोर्ट में डिटेल्स तो नहीं है प्लान की, पर आमतौर पर क्या होता है कि जैसे पेमेंट की टाइमलाइन को ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया जाता है, या शायद कितना पैसा वापस मिलेगा वो परसेंटेज थोड़ा बढ़ा दिया हो। ओके। या फिर कंपनी कैसे दोबारा काम शुरू करेगी, कैसे पैसा कमाएगी और फिर चुकाएगी, उसका कोई साफ रोड मैप दिया हो। कभी कभी कंपनी में हिस्सेदारी मतलब इक्विटी का भी ऑफर होता है, तो शायद ऐसा ही कुछ इस बार ज्यादा भरोसेमंद लगा है। समझ गई। मतलब ये सिर्फ एक हाँ या ना नहीं है, शायद क्रेडिटर्स ने भी सोच समझ कर ही वोट किया होगा। खैर, ये तो हुई क्रेडिटर्स की बात, उन्हें तो प्लान ठीक लग रहा है। लेकिन कानूनी मोर्चे पर क्या अपडेट है? सिंगापुर कोर्ट का भी कुछ जिक्र था रिपोर्ट में। हाँ बिल्कुल, क्रेडिटर्स का सपोर्ट अपनी जगह, कानून अपनी जगह। रिपोर्ट ये कह रही है कि सिंगापुर की अदालत ने वजीर एक्स को जो मोहलत मिली हुई थी, जिसे मॉरेटोरियम कहते हैं, हाँ मॉरेटोरियम, उसकी अवधि बढ़ा दी है। अब वो 16 सितंबर 2025 तक लागू रहेगी। अच्छा, 2025 तक, मतलब लगभग 1 साल और मिल गया। जी। ये कितना जरूरी है उनके लिए, या ये से मतलब प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना है? नहीं, ये बहुत जरूरी है और सिर्फ टालना नहीं है। देखिए, ये रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस ना बहुत पेचीदा होता है, खासकर जब मामला इंटरनेशनल हो, क्रिप्टो जैसा नया एरिया हो। हाँ, वो तो है। इसमें एसेट्स की वैल्यू निकालना, देनदारी निपटाना, कानूनी कागजात तैयार करना, रेगुलेटरी अप्रूवल लेना, क्रेडिटर से लगातार बात करना, बहुत कुछ होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इससे वजीर एक्स और उनके एडवाइजर्स को इन सब चीजों पर ठीक से काम करने का, प्लान को फाइनल करने का और फिर कोर्ट से फाइनल अप्रूवल लेने का वक्त मिलेगा। सांस लेने की जगह मिली है बेसिकली। लेकिन क्या इस एक्स्ट्रा टाइम से ये पक्का है कि वो सफल होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है? देखिए, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन ये टाइम उनको मौका जरूर देता है। अगर उनके पास वाकई एक चलने लायक प्लान है, जैसा कि वो 95% वोट इशारा कर रहा है, हाँ, तो ये टाइम उसे लागू करने में मदद करेगा। हाँ, अगर प्लान में ही गड़बड़ है या कोई नई मुसीबत आ गई, तब तो ये वक्त बेकार भी जा सकता है। पर अभी के लिए इसे एक पॉजिटिव स्टेप ही मानना चाहिए। कोर्ट उन्हें एक मौका दे रहा है। ठीक है, तो सिंगापुर से तो थोड़ी राहत है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही। भारत में भी कुछ चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में, रिपोर्ट में वो भी था। जी हाँ, और ये वाला एंगल मामले को और भी इंटरेस्टिंग बना रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वजीर एक्स की जो पेरेंट कंपनी है, ज़ेटाई पीटी लिमिटेड, हाँ ज़ेटाई, उनको एक सख्त आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बाइनेंस के साथ उनका जो पुराना अधिग्रहण का सौदा हुआ था, ओहो, बाइनेंस वाला सौदा, हाँ, उस सौदे के और अभी के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के सारे डॉक्यूमेंट्स 1 हफ्ते में कोर्ट में जमा करो। बाइनेंस डील के पेपर्स? ये तो बड़ी बात है, क्योंकि वजीर एक्स और बाइनेंस के बीच ओनरशिप को लेकर तो काफी कंफ्यूजन रहा है पहले। बिल्कुल। तो अब कोर्ट ये पुराने मामले क्यों देख रहा है? इसका इस नए प्लान से क्या कनेक्शन? यही तो सबसे क्रूशल सवाल है।
दिल्ली हाईकोर्ट का ये कदम ना ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता लाने की कोशिश लग रही है। देखिए, पहले बाइनांस ने पब्लिकली कहा था कि उन्होंने वजीरेक्स को पूरी तरह एक्वायर नहीं किया, जबकि शुरू में खबरें यही थी। हाँ, याद है मुझे। अब ये ओनरशिप का सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे तय होता है कि कंपनी के कर्जों के लिए कौन जिम्मेदार है, एसेट्स किसके पास हैं। तो कोर्ट शायद ये पक्का करना चाहता है कि ये जो नया रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आया है वो कंपनी की असली फाइनेंशियल हालत और ओनरशिप स्ट्रक्चर पर बेस्ड हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाइनेंस डील में कोई ऐसी बात छुपी हो जो क्रेडिटर्स या कोर्ट को पता होनी चाहिए। ये जानकारी प्लान की वायबिलिटी मतलब उसके चलने की संभावना और उसके निष्पक्षता पर असर डाल सकती है। कोर्ट बस पूरी पिक्चर क्लियर करना चाहता है। तो क्या इससे कुछ ऐसा भी निकल सकता है जो अब तक पता नहीं था और जो पूरा मामला ही पलट दे? देखिए, संभावना तो है। अधिग्रहण सौदे के कागजात में पैसों का लेन देन, जिम्मेदारियों का बंटवारा, कंट्रोल किसके पास रहेगा, ऐसी कई बारीक बातें होती हैं। सही बात है। अगर इन पेपर से कुछ ऐसा निकला जो उम्मीद के उलट हो या जिस पर विवाद हो, तो उसका असर सिर्फ कानूनी प्रक्रिया पर नहीं बल्कि क्रेडिटर्स के भरोसे पर भी पड़ सकता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि सब कुछ वैसा ही निकले जैसा बताया जा रहा है और इससे सिर्फ ट्रांसपेरेंसी बढ़े। पर हाँ, कोर्ट का ये कदम दिखाता है कि वो मामले पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ये तो बात थी। मतलब एक तरफ सिंगापुर में मोहलत मिल रही है, दूसरी तरफ दिल्ली में पुराने सौदों की जांच हो रही है। काफी लेयर्स हैं इस कहानी में। अच्छा, तो अब आगे क्या? इन सब अपडेट्स के बाद वजीरेक्स क्या करने वाला है? रिपोर्ट में एक टाउन हॉल मीटिंग की बात थी। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक वजीरेक्स का प्लान है कि वो जल्द ही अपने यूजर्स और क्रेडिटर्स के साथ एक टाउन हॉल मीटिंग करेंगे। जी, ये आजकल काफी कॉमन प्रैक्टिस है ऐसी सिचुएशंस में, जहां कंपनी सीधे अपने स्टेक होल्डर्स मतलब जिन पर असर पड़ रहा है उनसे बात करती है। अच्छा, इस मीटिंग का मकसद क्या होगा? सिर्फ जानकारी देना या कुछ और भी प्लान है? क्या ये भरोसा जीतने की एक और कोशिश है? बिल्कुल, ये मुख्य रूप से भरोसा बनाने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की ही कोशिश है। इस मीटिंग में कंपनी मैनेजमेंट शायद अपना जो नया प्लान है उसे डिटेल में समझाएगा, बताएगा कि भाई ये कैसे काम करेगा, लोगों को पैसा कब और कैसे वापस मिलने की उम्मीद है, कंपनी का आगे का क्या प्लान है, और ये यूजर्स और क्रेडिटर्स को सवाल पूछने का, अपनी चिंताएं बताने का मौका भी देगा। रिपोर्ट में यह भी हिंट है कि इस टाउन हॉल के बाद शायद प्लान पर एक और फॉर्मल वोटिंग हो सकती है फाइनल कंफर्मेशन के लिए। ओके। अगर उसमें फिर से तगड़ा सपोर्ट मिला तो सिंगापुर कोर्ट में फाइनल अप्रूवल के लिए उनका केस और मजबूत हो जाएगा। और देखिए, क्रिप्टो स्पेस में ना, जहां अक्सर ट्रांसपेरेंसी की कमी की शिकायत रहती है, ऐसी सीधी बातचीत बहुत मायने रखती है। हाँ, ये बात तो सही है। सीधे लोगों से बात करना, उनके सवालों के जवाब देना, ये यकीनन विश्वास बनाने में मदद कर सकता है, खासकर जब इतना कुछ हो चुका हो। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कंपनी अपने यूजर्स और क्रेडिटर्स को अंधेरे में नहीं रखना चाहती, उन्हें प्रोसेस में शामिल करना चाहती है। तो अगर हम इन सभी ताज़ा डेवलपमेंट्स को एक साथ रखें, वो 95% क्रेडिटर्स का सपोर्ट, सिंगापुर कोर्ट से मिला एक्स्ट्रा टाइम, दिल्ली हाई कोर्ट का डॉक्यूमेंट्स मांगना और ये आने वाली टाउन हॉल मीटिंग, इन सब से क्या तस्वीर बन रही है? क्या वजीरेक्स वाकई वापसी की पटरी पर आ गया है? अगर हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें तो हाँ, तस्वीर पहले से ज्यादा उम्मीद जगाने वाली तो लग रही है। कुछ ठोस पॉजिटिव कदम उठाए गए हैं, ये साफ दिख रहा है। क्रेडिटर्स का लगभग एकमत से सपोर्ट मिलना, ये साइकोलॉजिकली और प्रोसेस के लिहाज से बहुत बड़ी जीत है। सिंगापुर कोर्ट से मोहलत मिलना एक प्रैक्टिकल राहत है, उन्हें काम करने का वक्त दे रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट का जो इंटरवेंशन है वो भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन लाए, पर लॉन्ग टर्म में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाकर भरोसा बनाने में मदद कर सकता है। और टाउन हॉल? हाँ, और टाउन हॉल बातचीत शुरू करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन तो होगा ही हमेशा की तरह। क्या ये सब वापसी की गारंटी है या अभी भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं? गारंटी तो बिल्कुल नहीं है, कई इंपॉर्टेंट पड़ाव अभी बाकी हैं। सबसे बड़ा तो है सिंगापुर कोर्ट से रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का फाइनल अप्रूवल मिलना। कोर्ट सारे पहलू देखेगा, क्रेडिटर्स का हित, प्लान कितना प्रैक्टिकल है, सारे कानूनी नियम माने गए हैं या नहीं। अच्छा। दूसरा, दिल्ली हाईकोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद क्या होता है वो देखना होगा, कोई नई कानूनी पेज तो नहीं फंसती। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, प्लान का असली इम्प्लीमेंटेशन। क्या वजीरेक्स सच में वादे के मुताबिक फंड्स लौटा पाएगा और एक्सचेंज को फिर से ठीक से चला पाएगा? ये सब तो भविष्य की बातें हैं। बिल्कुल। तो मतलब संक्षेप में कहे तो उम्मीदें बढ़ी हैं, रास्ते में कुछ माइलस्टोन पार हुए हैं, पर मंजिल अभी भी दूर है और रास्ता भी सीधा नहीं है। एकदम सही कहा आपने। हाल के घटनाक्रमों ने वापसी की संभावना को मजबूती जरूर दी है, लेकिन ये एक लंबी और थोड़ी अनिश्चित यात्रा बनी हुई है। कामयाबी इस पर डिपेंड करेगी कि कंपनी कितनी एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से प्लान को लागू करती है
और कानूनी प्रक्रियाएं कैसे आगे बढ़ती हैं। सोचने के लिए एक बिंदु। वैसे ये पूरी सिचुएशन ना एक बड़े सवाल की तरफ भी इशारा करती है, जो सिर्फ वजीरेक्स तक ही सीमित नहीं है। जब क्रिप्टो एक्सचेंज इस तरह की मुश्किलों में फंसते हैं तो इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा कैसे हो? क्या हमारे मौजूदा नियम कायदे काफी हैं? ये सोचने वाली बात है। ये मामला ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कस्टमर प्रोटेक्शन की अहमियत को दिखाता है। भविष्य में ऐसी सिचुएशंस को रोकने या बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए इंडस्ट्री, यूजर्स और रेगुलेटर्स के बीच किस तरह की बातचीत और बदलावों की जरूरत है। शायद एक्सचेंजों के लिए प्रूफ ऑफ रिजर्व्स या रेगुलर ऑडिट जरूरी कर देने चाहिए। इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल, एक अहम मुद्दा उठाया आपने। खैर, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। इन डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।